हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीट भर्ती परीक्षा के लिए, रीट लेवल 2 एसएसटी के स्टूडेंट्स के लिए जो हमने टॉपिक शुरू किया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसकी आज क्लास 2 शुरू करेंगे हम। क्लास 2, इससे पहले हमने क्लास 1 अपलोड कर दी है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। क्लास नंबर 1 करा दी थी हमने। क्लास 2 कंटिन्यू करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947, और स्पेशल है रीट भर्ती परीक्षा के लिए, लेवल 2 एसएसटी के लिए। साथ ही बता देते हैं जो स्टूडेंट पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी में, एसएससी, रेलवे, सभी में आपका ये जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अन्य भर्ती परीक्षाओं के स्टूडेंट भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, पर हमने टारगेट लिया है रीट भर्ती परीक्षा को, लेवल 2 एसएसटी को, और टॉपिक का नाम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और क्लास है 2। ओके, शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो नंबर फर्स्ट की थी, क्लास 1 की वीडियो की थी अपनों ने, तो क्लास 1 की वीडियो में हमने बात की थी, याद करो, जो गांधी जी थे वो पहले सहयोगी हुआ करते थे, किसके? अंग्रेज़ों के सहयोगी हुआ करते थे, और किस तरह से वह असहयोगी बने थे। यानी पहले जो व्यक्ति अंग्रेज़ों के सपोर्ट में था, फिर कैसे उनकी सपोर्ट करना छोड़ी। स्टार्टिंग के डेज में गांधी जी प्रबल सहयोगी थे अंग्रेज़ों के, और जो घटनाएं घटित हुई उन्होंने एक तरीके से विचलित किया गांधी जी को। वो कौन सी घटनाएं थी, हम उनको पढ़ने वाले हैं, जिससे वह असहयोगी बने। आपको पता होगा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। तो ये असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, उसके पीछे रीज़न क्या थे? तो 3 बड़े पॉइंट हम पढ़ेंगे। नंबर 1, नाम सुना होगा आपने, रोल्ट एक्ट, रोलेट एक्ट। एक कारण ये था रोल्ट एक्ट। दूसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना है सभी ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और तीसरी जो घटना थी, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। यानी ये 3 घटनाएं थी, रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। इन 3 घटनाओं ने गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया। यानी जहां गांधी जी पहले सहयोग कर रहे थे अंग्रेजों का, उसके बाद उन्होंने सहयोग करना छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन इन तीनों घटनाओं के बाद चलाया। तो डिटेल से इन तीनों घटनाओं को पढ़ेंगे, क्या कुछ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, रोल्ट एक्ट की। रोल्ट एक्ट जो कि 1919 में आया था, काला अधिनियम इसको बोला जाता है। और ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये रोल्ट है। ये देखो, इसी के नाम पर रोल्ट एक्ट आया था, और ये उस वक्त तत्कालीन न्यायाधीश हुआ करता था। तो रोल्ट जो है न्यायाधीश की पोस्ट पर था, और रोल्ट उसी के नाम पर रोल्ट एक्ट हम पढ़ते हैं। वैसे पूरा कहीं तो ये रोल्ट इतना लिखा होता है, कहीं रोलेट लिखा होता है, तो रोल्ट एक्ट बोल दो या रोलेट एक्ट बोल दो। तो बात आपको पता ही है, हम जब शुरू किया था पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध की हमने बात की थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। तो इसी की बात हम आगे बढ़ाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी दल अत्यधिक सक्रिय हो गए थे। इनको कुचलने के लिए सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम, भारत रक्षा अधिनियम, भारत रक्षा अधिनियम पारित किया था। भारत रक्षा अधिनियम पारित किया था। किसकी बात है? जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी दल अत्यधिक सक्रिय हो गए थे, और इनको कुचलने के लिए जो सरकार थी, ब्रिटेन, उस वक्त अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया था। अब देखिए, ये भारतीय रक्षा अधिनियम पारित हो चुका था, लेकिन ये काफ़ी पहले की बात थी। अब देखो, फर्स्ट विश्व युद्ध समाप्त हो रहा है, यानी युद्ध समाप्त हो रहा है, समाप्त हो चुका है, ये समझ सकते हो आप। युद्ध समाप्त हो चुका था, और ये जो अधिनियम था, भारत रक्षा अधिनियम, भारत रक्षा अधिनियम, इसकी भी अवधि क्या थी? समाप्त होने वाली थी। एक तरफ तो युद्ध समाप्त हो गया,
दूसरी तरफ इस अधिनियम की अवधि भी समाप्त हो रही थी। अब देखिए, चलो फर्स्ट विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन ये जो है भारत रक्षा अधिनियम, ये भी एक तरीके से क्या हो रहा है, भारत रक्षा अधिनियम, इसकी भी अवधि समाप्त हो रही है। लेकिन अंग्रेज जो थे इस वक्त, अंग्रेज नौकरशाही का मतलब अंग्रेज जो यहाँ पर लीडर के रूप में, चाहे वायसराय हो, चाहे गवर्नर जनरल के रूप में हो, चाहे छोटे पोस्ट पर हो, तो जो अंग्रेज नौकरशाही थी, अंग्रेजों में जो ऑफिसर रैंक पर थे या जो भी व्यक्ति थे, तो वो नहीं चाहते थे कि इस अधिनियम को समाप्त किया जाए। वह चाहते थे कि इस अधिनियम की अवधि कैसे न कैसे करके बढ़ाई जाए। क्यों बढ़ाई जाए, रीज़न देखिए, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अंग्रेज नौकरशाही क्रांतिकारी, देखो एक तो यहाँ उस वक्त क्रांतिकारी थे और उग्र विचार वाले राष्ट्रीय नेता थे। यानी क्रांतिकारी जो थे, क्रांतिकारी और प्लस उग्र विचार वाले जो नेता थे, लीडर थे, राष्ट्रीय नेता जो भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तो क्रांतिकारियों के और उग्र विचार के राष्ट्रीय नेताओं को दबाने के लिए इस कानून को किसी न किसी रूप में रखना चाहती थी। यानी भारतीय रक्षा अधिनियम को अंग्रेज नौकरशाही, मतलब अंग्रेज के बड़े ऑफिसर नहीं चाहते थे कि ये अधिनियम खत्म हो, कैसे न कैसे करके इस अधिनियम को लंबा खींचा जाए। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रीय जो नेता थे उनको दबाने के लिए कानून जरूरी था। अब देखिए, बात है 1918 की। 1918 अंग्रेज सरकार ने 1918 में न्यायाधीश रोल्ट, ये है न्यायाधीश रोल्ट, इसकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। कब की बात है? 1918 में। इस व्यक्ति, ये जो पिक में आप देख पा रहे हो, ये जो व्यक्ति है नाम है रोल्ट, और ये उस वक्त न्यायाधीश हुआ करता था। तो इसकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, और इस समिति को क्या करना था? उस समिति को काम करना था जो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी गतिविधियां करने वाले जितने भी लोग थे, क्रांतिकारी गतिविधियों की रोकथाम के लिए उपाय बताने को कहा गया। यानी 1918 में एक समिति गठित की गई अंग्रेज सरकार के द्वारा, किसकी अध्यक्षता में? न्यायाधीश रोल्ट की अध्यक्षता में। और इसे काम क्या करना था? क्रांतिकारी गतिविधि जितनी भी थी, क्रांतिकारी गतिविधियों की रोकथाम के लिए उपाय बताने को कहा गया था। अब ये जो समिति है जो 1918 में गठित की गई थी, तो इस समिति ने अपनी एक रिपोर्ट दी। कब दी? फरवरी 1919, फरवरी 1919। और उस रिपोर्ट में क्या था? इस रिपोर्ट के अनुसार, जो फरवरी 1919 में दी गई, भारत सरकार ने 2 विधेयक पारित किए। भारत सरकार ने 2 विधेयक प्रस्तावित किए। देखिए, जब विधेयक प्रस्तावित हो रहे हैं, अभी तक कानून नहीं बने, 2 विधेयक प्रस्तावित किए, अब ये पारित होंगे, और पारित होने के बाद ये क्या बनेंगे? कानून बनेंगे। और इस कानून को, जो 2 विधेयक थे, इनका नाम जो दिया गया था संयुक्त रूप से, इनका नाम दिया गया था रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट मतलब जो उस समिति ने जो उपाय बताने को कहा गया था, तो उसी समिति ने रिपोर्ट के आधार पर 1919 में भारत सरकार ने, यानी इस समिति ने रिपोर्ट दी, और उसके आधार पर जो भारत सरकार थी उस वक्त, मतलब अंग्रेजों की सरकार थी, उसने 2 विधेयक प्रस्तावित किए। और दोनों विधेयक जब पास हो जाते हैं तो एक कानून बनाते हैं, और उस कानून का नाम था रोल्ट एक्ट। कानून का नाम क्या था? रोल्ट एक्ट। तो जिस रोल्ट एक्ट को हम जानते हैं, वो वही 2 विधेयक थे। और किसकी समिति, कौन सी समिति की सिफारिश पर बने थे? जो 1918 में न्यायाधीश रोल्ट की अध्यक्षता में समिति बनी थी, उसने सिफारिश की और 2 विधेयक प्रस्तावित किए। और दोनों को प्रस्तावित होने के बाद ये जो कानून बना, उस कानून का नाम क्या था? एक्ट का नाम क्या था? रोल्ट एक्ट था। अब देखिए, ये रोल्ट एक्ट था क्या? रोल्ट एक्ट था क्या? इसे मतलब क्या, ये अंग्रेज सरकार को, अंग्रेज नौकरशाही को, अंग्रेज ऑफिसर को क्या फ़ायदा मिला? देखिए, इस रोल्ट एक्ट का मतलब इंडिया के लिए कितना दुष्परिणाम निकला। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति सिंपल हो चाहे कैसे हो, शक होना चाहिए सिर्फ, किसी भी व्यक्ति पर संदेह मात्र होने पर उसे बंदी बनाया जा सकता था। संदेह होने पर ही उसे बंदी बनाया जा सकता था। बिना मुकदमा चलाए उसे जितने समय तक जेल में रखा जा सकता था, रखना चाहिए, मतलब जितने टाइम पर रखना चाहिए, जितने समय के लिए रखना चाहिए, उसे जेल में रख सकते थे। फर्स्ट, भी संदेह होते ही उसको पकड़ लो। दूसरा, जितने टाइम तक उसको जेल में रखना है, रख सकते थे। और तीसरा, गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। अब देखिए, 3 बड़ी बातें, यानी ये काला कानून क्यों कहा गया, इसे काला अधिनियम क्यों कहा गया?
ध्यान से सुनिएगा। इस एक्ट में क्या कुछ था। नंबर 1, इस एक्ट में क्या कुछ था ध्यान रखना। नंबर 1 था, किसी भी व्यक्ति पर संदेह मात्र होने पर उसे बंदी बनाए जा सकते हैं। दूसरा, बिना मुकदमा चलाए उसे चाहे जितने समय तक जेल में रखना चाहो रख सकते थे। और तीसरा, गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। तो ये 3 चीज़ें इसका मेन था रोल्ट एक्ट का, तभी से काला कानून, काला अधिनियम कहा जाता है। अब देखिए ये कब हुआ। देखिए फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था, प्रथम विश्व युद्ध, ये समाप्त हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध क्या हो चुका था, एक तरीके से समाप्त हो चुका था और देश में कोई विशेष क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं चल रही थी। यानी युद्ध समाप्त हो चुका था, क्रांतिकारी कोई गतिविधियां नहीं थी, शांत थे सब लोग। तो ऐसे कोई कानून की आवश्यकता थी नहीं, ऐसे कोई कानून की आवश्यकता थी नहीं। देखो कानून तो तब लाया जाता जब मान लो क्रांतिकारी उग्र थे, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, क्रांतिकारी एक्टिविटीज भी शांत थी, कुछ नहीं चल रहा था और उस समय ये कानून लाए गए थे। उस समय ये कानून अंग्रेजों ने लाए थे, तो ये इस कानून की कोई आवश्यकता थी नहीं। और अब देखिए जब ये विधेयक प्रस्तावित हुए थे, 2 विधेयक आए थे, उसी वक्त गांधी जी ने बोल दिया था, गांधी जी ने कहा था कि अगर इन दोनों को पास करके अगर कानून बना दिया जाएगा, अगर कानून बना दिया जाता है तो गांधी जी ने कहा था वह इनके विरुद्ध सत्याग्रह करेंगे, विरोध करेंगे। सत्याग्रह मतलब आंदोलन करेंगे। तो जब ये मतलब कानून नहीं बने थे उससे पहले गांधी जी ने कह दिया था, लेकिन आपको पता है ये कानून तो बन चुका है कानून, और अंग्रेजों ने कोई बात नहीं सुनी गांधी जी की, इसे कानून बना दिया। ये कानून कब बना था, यानी इतना कुछ कहने के बाद भी ये कानून बना था 21 मार्च 1919। अगर पूछा जाए मतलब रोल्ट एक्ट कब लागू हुआ तो 21 मार्च 1919 को, 21 मार्च 1919 का वो दिन है जिस दिन रोल्ट एक्ट, जो यानी शुरू में 2 ये क्या थे, शुरू में 2 प्रस्ताव दिए गए थे और बाद में ये क्या बन गया था, कानून बन गया था। तो शुरू में 2 विधेयक प्रस्तावित किए गए थे, तभी प्रस्तावित करते वक्त गांधी जी ने कह दिया था कि अगर कानून बना देते हो तो हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना, कानून बना दिया और कानून कब बन गया, 21 मार्च 1919 को। अब जाहिर सी बात है गांधी जी को भी मौका मिल गया। अब महात्मा गांधी ने अपने पूर्व घोषणा के अनुसार इस कानून का विरोध करने का निश्चय कर लिया। गांधी जी ने फाइनल डिसाइड कर लिया कि अब इसका विरोध किया जाएगा और उन्होंने भारत के लोगों से रिक्वेस्ट की। तारीख है 6 अप्रैल 1919। इस तारीख को 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के लिए लोगों का आह्वान किया। मतलब लोगों को कहा कि आओ हम पूरा देश एक साथ एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध करते हैं। 6 अप्रैल का तारीख है वो, 6 अप्रैल 1919 को क्या किया जाए, देशव्यापी हड़ताल रखी जाए। हुआ भी, पूरे देश में हड़ताल रखी गई, पूरे देश में जुलूस निकाले गए। अब देखिए अब जुलूस निकाला जा रहा है तो दिल्ली के अंदर जो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था स्वामी श्रद्धानंद ने। राष्ट्र आराध्यक हैं ये स्वामी श्रद्धानंद। ध्यान से सुनिएगा कि दिल्ली में जुलूस का जो नेतृत्व किया है स्वामी श्रद्धानंद ने किया है। प्रश्न कई बार आ जाता है कि जो रोल्ट एक्ट के विरोध में जो जुलूस निकाला गया था 6 अप्रैल 1919 को, उसमें दिल्ली के अंदर नेतृत्व किसने किया था, स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। अब देखिए कोई आंदोलन कर रहा है तो जाहिर सी बात अंग्रेज सरकार थी उस वक्त, तो इन पर क्या चलाना चाहेगी, गोलियां चलाना चाहेगी भी। यूरोपियन सैनिकों ने उन पर गोली चलाने की धमकी दी और स्वामी श्रद्धानंद भी उनके आगे आगे खड़े हो गए कि हाँ भी चला दीजिए, चलाने सब। लेकिन अंग्रेजों ने उस वक्त कोई गोली नहीं चलाई। अब ये जुलूस धीरे धीरे आगे जा रहा है और ये पहुंच गया यहाँ दिल्ली। ये दिल्ली रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हो ये दोनों पिक्चर में, ये दिल्ली के रेलवे स्टेशन है। पहले ये एक मस्जिद हुआ करती है ये बताते हैं, बाद में इसे रेलवे स्टेशन बना दिया गया था। आप ये बिल्डिंग देख सकते हो, ये दिल्ली रेलवे स्टेशन है। जब ये जुलूस यहाँ पहुँचा, ये जुलूस जब यहाँ पहुँचा तो अंग्रेजों ने इन पर गोली चला दी। मतलब शुरू में नहीं चलाई, जब ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये मतलब ये नारे लगाते हुए पहुँचे तब इन पर क्या करा दी, गोली चला दी गई और 5 लोग मारे गए। 5 लोग इस जुलूस में से मारे गए और कई लोगों को सख्त चोटें भी आई थी। अब देखिए ये
उपद्रव सिर्फ दिल्ली नहीं हो रहे थे, दिल्ली के अलावा पंजाब में भी हो रहे थे, लाहौर में भी ये उपद्रव हो रहे थे। और अब देखिए पंजाब में भी उपद्रव हो रहे हैं। पंजाब में उस वक्त नेता थे, मेन लीडर, एक तो डॉक्टर सत्यपाल और एक डॉक्टर एस किचलू, पूरा नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये उस वक्त दो मेन लीडर हुआ करते थे पंजाब के अंदर। जैसे दिल्ली में जो लीडरशिप जिसके हाथ में थी उनका नाम था स्वामी सरदानंद, और पंजाब में जिनके पास लीडरशिप थी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। अब होता क्या है कि भी पंजाब में भी ये एक तरीके से लड़ाई हो रही है, यहाँ भी सारी जगह मतलब जुलूस निकाले जा रहे हैं। तो कुल मिला के एक तरीके से क्या हो रहा था, उपद्रव भड़क चुके थे। तब स्वामी सरदानंद ने और पंजाब के डॉक्टर सत्यपाल ने, इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि आप भी दिल्ली आ जाओ, आमंत्रित किया। अब गांधी जी चल पड़े हैं कहाँ, दिल्ली की ओर। और तारीख है, ये तारीख थी 8 अप्रैल, क्योंकि घोषणा कब हुई थी, 6 अप्रैल को वो रखा गया था सारा कुछ हड़ताल, और 8 अप्रैल तक ये उपद्रव चल रहे हैं। तो 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी किस ओर चल पड़े, दिल्ली की ओर चल पड़े, दिल्ली की ओर कूच किया। अब दिल्ली की ओर कूच किया तो उन्होंने अंग्रेज़ सरकार क्या है, जाहिर सी बात है रोकेगी। अंग्रेज़ सरकार ने गांधी जी को नोटिस दिया कि आप पंजाब और दिल्ली में एंटर नहीं करोगे। तो गांधी जी नहीं मानने वाले थे, गांधी जी लगातार चलते जा रहे थे। तो उनको एक जगह है पलवल, पलवल, और ये जगह पड़ती है हरियाणा में, पलवल हरियाणा में। तो यहाँ पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज़ों ने। गांधी जी को गिरफ्तार कहाँ किया, पलवल नामक जगह है हरियाणा, यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया तो ये यहाँ तक तो बात आती है रोल्ट एक्ट की, ठीक है जी, रोल्ट एक्ट की बात आती है। अब दोबारा से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ रोल्ट एक्ट में जो मेन बातें हैं। अभी तक हमने जो बातें देखी, रोल्ट एक्ट जो कानून बना था वो कब बना था, 21 मार्च को बना था। 21 मार्च को याद रखिएगा, 21 मार्च 1919 को कानून बना था, ठीक है जी। और गांधी जी ने जो हड़ताल रखने के किया था वो कब किया था, 6 अप्रैल 1919 में किया था। और दिल्ली में जो इस जुलूस का नेतृत्व किया, इस हड़ताल का नेतृत्व किया स्वामी सरदानंद ने किया। और पंजाब में जो नेतृत्व किया था, पंजाब में नेतृत्व किया था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। और गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया था वो जगह कौन सी थी, पलवल जगह थी, पलवल। और ये जगह कहाँ पड़ती है, वर्तमान में हरियाणा में पड़ती है। इस जगह उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार किया। तो यहाँ तक तो रोल्ट एक्ट की बात होगी। अब जो दूसरी बात मैंने कहा था कि 3 बिंदु हम पढ़ेंगे, रोल्ट एक्ट पढ़ेंगे, दूसरा जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि तीनों टॉपिक मिला के गांधी जी सहयोग से असहयोग पर आधारित होंगे। तो जलियांवाला बाग शुरू करते हैं। देखिए आप सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसके बारे में आपने सबने सुन रखा है, आज हम इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमने अभी बात की थी कि गांधी जी को पलवल हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया। तो महात्मा गांधी जी की जो गिरफ्तारी की खबर है पूरे देश के अंदर, महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर जो है पूरे देश में फैल गई। और अमृतसर, क्योंकि जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है, अमृतसर में पड़ता है, तो अमृतसर में भी एक तरीके से क्या होगी, उत्तेजना फैल गई जनता के। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी 2 नेता मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो अब अमृतसर में ये उत्तेजना ज़्यादा स्पष्ट रूप से सामने आई। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो यहाँ हो सकता है कि आंदोलन ज़्यादा बड़े स्तर पर हो जाए। तो उन्होंने भी लोगों की असंतोष, क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था पहले से ही, और लोग एक तरीके से क्या कर रहे थे, असंतोष ज़्यादा भड़क चुका था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि भी कहीं लोग और ज़्यादा उग्र ना हो जाए। तो उन्होंने इन दोनों को भी, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेज दिया। और ये दोनों उस वक्त लोकप्रिय नेता हुआ करते थे अमृतसर में। और ये जो घटनाक्रम थी 9 अप्रैल की, 9 अप्रैल, 8 अप्रैल को तो किसको गिरफ्तार किया, 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार किया, और 9 अप्रैल को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दोनों को गिरफ्तार करके
कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा कुछ नहीं बताया, अज्ञात स्थान पर इनको भेज दिया गया। और जाहिर सी बात है अमृतसर की जनता में इस बात का आक्रोश फैलेगा, क्योंकि ये वहाँ के फेवरेट नेता हुआ करते थे उस वक्त के। तो हुआ भी यही, अमृतसर में काफ़ी उत्तेजना फैल गई, उग्र माहौल हो गया। अब भीड़ ने क्या किया, अब जाहिर सी बात है अपने नेता को कहाँ रखा ये बताया नहीं उन्होंने, कहाँ पर रखा। तो जो अमृतसर में भीड़ थी अपनी नेताओं की जानकारी के लिए जिला मजिस्ट्रेट की कोठी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और सैनिक जो थे, क्योंकि अब जिला मजिस्ट्रेट की तरफ भीड़ आ रही है, तो सैनिक भी इन पर, जो सैनिक अंग्रेज सैनिक थे उन्होंने यहाँ पर फायरिंग कर दी, यानी इस भीड़ को रोकने के लिए प्रयास किया और फायरिंग गोली चला दी। और इसमें 2 व्यक्ति मारे गए, इस फायरिंग में 2 व्यक्ति मारे गए। अब भीड़ ने उन दोनों व्यक्तियों को, जो व्यक्ति मारे गए थे, उनको कंधों पर उठा लिया और जुलूस निकालते हुए आगे बढ़े। और यहाँ एक बैंक है नेशनल बैंक, इसके भवन को आग लगा दी। और यूरोपियन मैनेजर उसकी हत्या कर दी। और भीड़ ने कुल 5 अंग्रेज़ों की हत्या भी कर दी और कुछ और भवनों को भी आग लगा दी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा भड़क चुकी थी। और अब ये घटनाक्रम चल रहा है। अब 10 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर, ये व्यक्ति है जनरल डायर, इसको बुलाया गया और इसको उपद्रवों को नियंत्रित करने के लिए अमृतसर भेजा। ये व्यक्ति आता है कब, अमृतसर आता है 10 अप्रैल 1919 को डायर जो है। और किस लिए आता है, ये जो उपद्रव हो रहे थे अमृतसर में उनको एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए। अब इसने शुरू किया, देखो 10 तारीख को आता है 12 अप्रैल को ये धड़ाधड़ क्या करता है, लोगों को बंदी बनाने लगता है, लोगों को गिरफ्तार करने लगता है 12 अप्रैल के दिन। और अब बात है 13 अप्रैल 1919, ये दिन इतिहास में एक काला दिन, एक बुरा दिन है, जो कि आज भी अगर आप जाते हैं अमृतसर जलियांवाला बाग तो उसमें चलाई गई गोलियों के निशान आज भी आपको दिखाई देंगे। ये तारीख 13 अप्रैल 1919, तो ये दिन था 13 अप्रैल 1919 का, वैसाखी का दिन था ये। 13 अप्रैल 1919 वैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला जो बाग है, अमृतसर का जलियांवाला बाग, यहाँ पर एक आम सभा का आयोजन किया गया था। जलियांवाला बाग में आम सभा का आयोजन किया गया था और जनरल डायर ने इस सभा को एक तरीके से गैर कानूनी घोषित कर दिया, लेकिन उसने सभा पर प्रतिबंध लगाने वाले, देखो यहाँ पर एक इसने क्या किया, भी सभा को तो गैर कानूनी घोषित कर दिया, पर सभा पर प्रतिबंध लगाने का जो नोटिस है वो नगर में अच्छी तरह नहीं घुमाया और हजारों लोगों को इकट्ठा होने दिया, जानबूझ के इकट्ठा होना दिया। और जब लोग इकट्ठा हो गए तब जनरल डायर 200 भारतीय प्लस 50 अंग्रेज सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंच गया। मतलब टोटल 250 सैनिक लेकर ये कहाँ पहुंच गया, जलियांवाला बाग में पहुंच गया। और साथ में एक मशीन गन भी ले गया था, मशीन गन, लेकिन वो मशीन गन अंदर नहीं ले जा पाता है क्योंकि जलियांवाला बाग का एक ही रास्ता था और वह भी काफ़ी तंग था कि मशीन गन अंदर नहीं गई। और इस वक्त 8 से 10 हज़ार लोग जलियांवाला बाग के अंदर थे। ये माना जाता है कि 8 से 10 हज़ार काफ़ी लोग होते हैं। और सभा जो चल रही थी वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी और लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ 3 ही मांगे कर रहे थे। नंबर 1 मांग कि भी गांधी जी को रिहा किया जाए, और नंबर 2 हमारे लोकप्रिय जो नेता हैं, कौन कौन, एक तो डॉक्टर सत्यपाल और एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको छोड़ दिया जाए। और तीसरा जो था मांग कि रोल्ट एक्ट जो है वो उसका विरोध हो रहा था कि वो वापस करो। मतलब 3 मांगे मांगी जा रही थी और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सारा ये जो आंदोलन है चल रहा था। अब डायर वहाँ पहुँचता है, ये जनरल डायर, और लोगों को कहता है कि 2 से 3 मिनट में ये खाली कर दो। अब सोचने वाली बात है, 8 से 10 हज़ार की भीड़ है, 2 से 3 मिनट में क्या खाली हो सकता है? सोचने वाली बात है। 2 से 3 मिनट चेतावनी दी कि 2 से 3 मिनट में इसे खाली कर दो, और
8 से 10 हज़ार की भीड़ खाली नहीं हो सकती, ये हम भी मानते हैं। और इसने 2 से 3 मिनट बाद ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया, अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया और 1650 गोलियां चलाई इसने। और गोली चलाना तब भी बंद किया जब इसके पास गोला बारूद समाप्त हो गया। 1650 गोलियां थी इसके पास, सारी चला दी, और तभी बंद किया जब इसके पास गोला बारूद खत्म हो गया। एक सरकारी रिपोर्ट देखो, सरकारी रिपोर्ट हमेशा आंकड़े कम छापती है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 400 लोग मारे गए। अब खुद आप देखिए, 8 से 10 हज़ार भीड़ थी तो केवल 400 ही मारे जाएंगे? तो सरकारी रिपोर्ट कहती है 400 लोग मारे गए और 1 से 2 हज़ार के बीच लोग घायल हो गए थे। 1 से 2 हज़ार के बीच लोग घायल हो गए थे। अब देखो, सीधी सी बात है, ये संख्या ज़्यादा थी, उस वक्त आंकड़ों में छुपाई गई थी, और ये 1650 भी हो सकता है ज़्यादा हो। ये तो सरकारी आंकड़े हैं जो हमें मतलब उस वक्त समिति जो गठित की गई थी उसके द्वारा मिली। अब देखो, ये सारा घटनाक्रम हुआ। अब सरकार ने, और उस वक्त मेन लीडरशिप में मेन संस्था कौन सी थी? कांग्रेस थी। तो सरकार ने और कांग्रेस ने पृथक पृथक इस कांड की जांच के लिए समितियां नियुक्त की, और सरकार की ओर से जो नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त की गई थी, हंटर समिति। ये काफ़ी बार प्रश्न आया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जांच के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी वो समिति कौन सी थी? हंटर समिति नियुक्त की थी। हंटर समिति के सामने बयान देते हुए जनरल डायर ने स्वीकार किया था कि उसने लोगों को तितर बितर होने का आदेश दिया, किंतु उसके आदेश देने के 2 से 3 मिनट बाद ही गोली चला दी। खुद जनरल डायर ने कहा था कि 2 से 3 मिनट बाद मैंने गोली चला दी। अब आप सोचने वाली बात है कि 8 से 10 हज़ार की भीड़ जो है, 8 से 10 हज़ार की भीड़ 2 से 3 मिनट में तितर बितर नहीं हो सकती थी। देखिए, जब हंटर समिति के सामने पूछताछ चल रही थी तो हंटर समिति का एक जज है, नाम है रेकिन। तो रेकिन ने जब डायर से पूछा, क्या पूछा ध्यान से सुनिएगा, जनरल क्षमा करना, क्या यह एक आतंक का रूप नहीं था? तो जनरल डायर ने क्या जवाब दिया? जनरल डायर ने उत्तर दिया, नहीं, यह एक भयानक कर्तव्य था जो मुझे पूरा करना पड़ा। मैंने सोचा कि मुझे गोलियां अच्छी तरह और खूब चलानी चाहिए ताकि और किसी व्यक्ति को दोबारा गोली चलाने की आवश्यकता न पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ सकते हो कि इस व्यक्ति की मानसिकता कैसी रही होगी। यानी इतनी मृत्यु हो जाने के बाद, इतने लोगों के मरने के बाद भी इसके यानी चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी, यानी इसे अफसोस भी नहीं था। तो समझ सकते हो कि इस व्यक्ति की मानसिकता कैसी होगी, तभी इसने इतने लोगों को पर गोली चलवा दी। तो एक तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति समझ सकते हैं इसको। अब देखिए होता क्या है इसके बाद में, अंग्रेज सरकार के ये अत्याचार सिर्फ ये नहीं कि अमृतसर में ही चल रहे थे अंग्रेजों के अत्याचार। अमृतसर के अलावा लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में, लाहौर, गुजरावाला, कसूर, ये सारी जगह, लाहौर, गुजरावाला, कसूर, ये सारी जगह वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है। और यहाँ पर भी, यानी उस वक्त पाकिस्तान तो हुआ ही नहीं पड़ता था, इंडिया था, तो यहाँ पर भी लोगों पर अत्याचार किए गए। और जहाँ भी भीड़ दिखती, देखिए इन्होंने क्या कुछ किया, जहाँ भी थोड़े से लोग भी इकट्ठा हुए, भीड़ पर क्या करो, गोली चला दो, हवाई जहाज से जाओ, बम बरसा दो, इनके पीछे मशीन गन लगा दो। मतलब भीड़ दिखते ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। पूरे पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, और मार्शल लॉ का उल्लंघन करने पर 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 15 व्यक्तियों को मृत्युदंड दे दिया, 6 को जीवन भर के लिए निर्वासन और कैद की सज़ा दे दी। और अब देखिए, जो समिति नियुक्त की गई थी हंटर समिति, उसने 1920 में रिपोर्ट दी, मार्च 1920। और ये देखिए सरकारी समिति है तो जाहिर सी बात है सरकार के फेवर में ही, मतलब इन लोगों पर जितने आरोप थे उन आरोपों को एक तरीके से साफ करने का प्रयास ही किया इस समिति ने। तो मार्च 1920 में हंटर समिति ने रिपोर्ट दी। इसमें सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण को ठीक सिद्ध किया गया। जनरल डायर को केवल इतना दंड दिया गया कि उसे नौकरी से हटा दिया गया। यानी इतना कुछ करने पर इस व्यक्ति को इतनी सज़ा कि सिर्फ नौकरी से हटा दिया। और तो और चलो छोड़ो, इतना तो हुआ। उसके बाद जो इंग्लैंड के समाचार पत्र थे, मतलब इंग्लैंड में जो समाचार पत्र मतलब अखबार लिखे जाते थे, उन्होंने इस व्यक्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक घोषित कर दिया, मतलब वहाँ का हीरो बना दिया इसको।
और जनता, वहाँ की ब्रिटिश जनता ने इस व्यक्ति के गुजारे के लिए चंदा इकट्ठा किया। और जो ब्रिटेन सरकार थी, इंग्लैंड की जो सरकार थी, उसने इस व्यक्ति को, मतलब जिसने इतने बड़ी त्रासदी को अंजाम दिया था, इस मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को इंग्लैंड सरकार ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए दी गई सेवाओं के लिए मान की तलवार इस उपाधि से नवाजा। मान की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, इस मान की तलवार नामक उपाधि से इसको नवाजा इस व्यक्ति को, और 2000 पाउंड इसको भेंट किए, 2000 पाउंड भेंट किए। अब देखिए यहाँ जलियांवाला बाग में ये क्या करके गया था, और वहाँ पर अखबारों ने, इंग्लैंड में अखबारों ने इसको एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक घोषित कर दिया। ब्रिटेन की जनता उसके लिए चंदा इकट्ठा करके दे रही है, और वहाँ की सरकार उसको मान की तलवार और 2000 पाउंड इसको दे रही है गिफ्ट में, यानी वहाँ का हीरो प्रेजेंट किया गया। तो ये जो सारी बातें थी, इन सभी बातों ने भारत के जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, जितने भी भारत के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, उनके दिल पर नमक छिड़कने का काम किया, उनके हृदय पर नमक का छिड़काव किया। और उसके बाद ये हमारा जो आंदोलन है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और उसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिलती है। तो हृदय पर नमक छिड़कने का काम इन सारे कामों ने किया। और कांग्रेस ने भी, उस वक्त मेन लीडरशिप में कौन थी, कांग्रेस ही हुआ करती थी। तो कांग्रेस ने पंजाब के अत्याचारों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को उचित दंड देने और मृत व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की, लेकिन सरकार ने इन मांगों को ठुकरा दिया, कुछ नहीं माना। तो ये एक निर्मम वाक्यांश था जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। तो हम 3 पॉइंट पढ़ रहे थे। नंबर 1 रोल्ट एक्ट, नंबर 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हमने पढ़ लिया। तीसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा क्योंकि हमने जो हमारा टॉपिक था, ये मैं थोड़ी पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। ये जलियांवाला बाग की पिक्चर है, ये आज भी वहाँ पर गोलियों के निशान दिखाई देते हैं। ये स्तंभ वहाँ पर बनाया गया है, ये वो कुआं है जहाँ पर लोगों ने जान बचाने के लिए इसके अंदर कूद के जान दे दी थी। तो ये सारे आज भी देखो, इतने सालों बाद भी, इस जूम करके दिखाता हूँ, ये गोलियों के निशान आज भी दिखाई दे रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को चलाए गए थे। चलिए 3 टॉपिक हमने पढ़ने थे जलियांवाला बाग के बाद में। अब तीसरा जो है खिलाफत आंदोलन पढ़ते हैं, क्योंकि हम चेक कर रहे थे कि कैसे गांधी जी जो सहयोगी थे वो असहयोगी हो जाते हैं। तो घटनाक्रम चल रहा है, रोल्ट एक्ट चल रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब तीसरा खिलाफत आंदोलन है। अब देखिए खिलाफत आंदोलन क्या था। देखिए खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये जो तुर्की है, टर्की जिसे कहते हैं, तुर्की का जो सुल्तान है विश्व के मुसलमानों का खलीफा समझा जाता था। खलीफा मतलब धार्मिक नेता समझा जाता था। और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का फेवर लिया, और किसके खिलाफ, जर्मनी का साथ देते हुए इंग्लैंड के खिलाफ खड़ा हो गया। यूनाइटेड किंगडम आप देख रहे हो, ये थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये तुर्की है और ये जर्मनी है, जर्मनी का साथ दिया था। और ये यूके मतलब ब्रिटेन, यहाँ पर इसके खिलाफ हो गया था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में आप पूछे कोई तो तुर्की ने किसका सहयोग दिया था, जर्मनी का सहयोग दिया था। और किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब देखिए, अब सोचने वाली बात है, भी ये लड़ाई चल रही है और भारत से उस वक्त सैनिक भेजे जा रहे थे, कहाँ, यहाँ ब्रिटेन भेजे जा रहे थे किसके खिलाफ, तुर्की के खिलाफ। क्योंकि लड़ाई अगर इन दोनों के बीच है तो अगर ब्रिटेन हमला करेगा जर्मनी पर तो जाहिर सी बात है उसके सहयोगी पर भी हमला होगा। तो भारत से भी सैनिक भेजे जा रहे थे और उसमें काफ़ी मुसलमान भी थे। तो ब्रिटेन ने सोचा कि ये जो मुसलमान लोग हैं ये कहीं सहयोग ना दें, क्योंकि तुर्की में जो खलीफा है यानी धार्मिक नेता है वो सभी मुसलमानों का खलीफा है। तो अंग्रेज़ों ने चाल चली और भारतीय मुसलमानों को बोला कि नहीं, हम मतलब अगर ये युद्ध जीत भी गए तो तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब एक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किया कि भारतीय मुसलमानों को कि हम तुर्की का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, हम तो जर्मनी का नुकसान पहुंचाने वाले हैं, हम जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो भारत के जितने मुसलमान सैनिक थे उस वक्त उन्होंने एक तरीके से यूके का साथ दिया था। तो ध्यान से सुनिएगा कि बात, घटनाक्रम क्या है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी का साथ देते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध लड़ा था
और भारतीय मुसलमानों को ये आशंका थी कि यदि तुर्की हार गया तो उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे। तुर्की अगर हार जाता है तो उसके क्या कर दिए जाएंगे, टुकड़े कर दिए जाएंगे। और यहाँ का जो खलीफा है, खलीफा की समस्त शक्तियाँ समाप्त कर दी जाएगी। और देखिए 5 जनवरी 1918, 5 जनवरी 1918 ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है उस वक्त लॉयड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को आश्वासन दिया कि तुर्की साम्राज्य को भंग नहीं किया जाएगा और खलीफा की प्रतिष्ठा को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। एक तरीके से भारत के जितने मुसलमान थे, इस बंदे ने उनको ये बोला कि तुर्की को और खलीफा के मुसलमानों को कोई नुकसान, खलीफा के पद को किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा को क्षति नहीं पहुंचेगी। अब इसे इंडियन जो भारतीय लोग थे उन्होंने एक तरीके से इसकी बात मान ली लॉर्ड जॉर्ज की, और ब्रिटेन का पूरा सहयोग दिया इसके जर्मनी के विरुद्ध। और अब देखिए जैसे ही ये युद्ध समाप्त होता है 10 अगस्त, ये तो बात ही कहाँ की, जनवरी की, 5 जनवरी की, और अब आ गया है 10 अगस्त 1919, 10 अगस्त 1919 एक संधि होती है क्योंकि युद्ध समाप्त हो रहा है तो एक संधि थी, सेरवे की संधि। और ये संधि जो हो रही थी इसके अनुसार तुर्की के साम्राज्य को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। यानी जो बात अंग्रेजों के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को बोली थी वह उसने पूरी नहीं की। मतलब शुरू से अंग्रेज एक तरीके से फूट डालो राज करो, झूठ बोलने वाले ये लोग थे, घटिया लोग थे एकदम, तो इन्होंने नहीं मानी और तुर्की के साम्राज्य को क्या कर दिया, भंग कर दिया था। मुसलमानों को क्या कहा था, भारतीय मुसलमानों को कहा था कि तुर्की साम्राज्य को ख़त्म नहीं करेंगे, इन्होंने तुर्की साम्राज्य को भंग कर दिया। और सुल्तान को, यहीं तुर्की में एक जगह है कुस्तुनतुनिया, नाम है कुस्तुनतुनिया, में जबरन नज़रबंद कर दिया। अब जाहिर सी बात है भारत के मुसलमानों में क्रोध की भावना आएगी और उन्होंने खिलाफत करना शुरू कर दिया। किसका, अंग्रेजों का। खिलाफत, ये वर्ड होता है, खिलाफत मतलब विरोध करना, तो इन्होंने खिलाफत करना शुरू कर दिया भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का, यानी खिलाफत आंदोलन आरंभ कर दिया। और इस आंदोलन के 2 मेन लीडर थे, मौलाना मोहम्मद अली और दूसरा लीडर है शौकत अली। ये 2 मेन लीडर हुआ करते थे इस आंदोलन के, खिलाफत आंदोलन के। अब गांधी जी ने सोचा कि देखो यहाँ गांधी जी का कोई रोल नहीं था हालांकि, लेकिन गांधी जी ने सोचा ये तो बढ़िया मौका है, हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण अवसर है, और गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन कर दिया। मतलब एक तरीके से इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया, इस आंदोलन को समर्थन दे दिया कि लो जी मैं भी आपके साथ हूँ। तारीख थी 20 नवंबर 1919। 20 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया गया। गांधी जी को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। गांधी जी को अध्यक्ष चुन लिया गया और गांधी जी ने परामर्श दिया कि यदि अंग्रेज तुर्की समस्या का उचित हल न निकालें तो असहयोग और बहिष्कार की नीति अपनाई जाएगी। असहयोग और बहिष्कार की नीति अपनाई जाएगी। और तारीख है 20 मई 1920। खिलाफत समिति ने गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया और यहीं से शुरुआत हो जाती है। आपको पता होना चाहिए 3 चीज़ें, घटनाक्रम हो चुका है, रोल्ट एक्ट हो चुका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है, खिलाफत आंदोलन शुरू हो चुका है। तीनों का पूरा प्रभाव पड़ता है और शुरू होता है असहयोग आंदोलन। हम डॉक्टर पटाभी सीतारामैया, अगर इनके शब्दों पर गौर करें तो इन्होंने लिखा था खिलाफत जो, उसके अलावा पंजाब की भूल मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जो रोल्ट एक्ट में सुधार थे, अपर्याप्त सुधारों की त्रिवेणी ने, 3 चीज़ें हो चुकी थी, तीनों की त्रिवेणी ने असंतोष का जो पानी था वो एक तरीके से असंतोष का पानी किनारे से ऊपर बह चला और उसके संगम ने राष्ट्रीय असंतोष की धारा को एक नवीन रूप से व्यापक और गतिशील बना दिया। मतलब कुल मिलाकर आप समझ सकते हो कि 3 चीज़ें, रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग
हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, ये तीनों की त्रिवेणी मिलकर एक पूरे बड़े आंदोलन के रूप में फूटी थी और वो था असहयोग आंदोलन। तो हम यही पढ़ना चाहते थे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, जो गांधी जी पहले अंग्रेजों के सहयोगी थे कैसे असहयोगी बने। तो ये तीन जो बड़े घटनाक्रम थे, इन तीनों के बाद गांधी जी क्या बन गए, सहयोगी से असहयोगी बन जाते हैं और वो शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। तो फिलहाल हमारी इस वीडियो में तो हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने 3 टॉपिक डिस्कस की, रोल्ट एक्ट को डिस्कस किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड को डिस्कस किया और खिलाफत आंदोलन को डिस्कस किया। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी कैसी लगी वो बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन को, जो कि इस टॉपिक की वीडियो नंबर 3 होगी। तो तीसरी जो वीडियो है असहयोग आंदोलन, उसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर।